डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंटेक। सो लास्ट टाइम तक हमने क्या देख लिया था? हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिया था। सर वो हमें यूज में होना है किसमें? अरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बैकबोन है आपके ट्रांसफर फंक्शन की। ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था ना, अब ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा और देखेंगे। और चूंकि आपको एक नॉलेज हो चुका है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लगेगा उसके लिए, तो अब आपको क्विकली चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे। ओके, सी माई डियर फ्रेंड्स, इफ जी ऑफ एस, यदि इसे हमने डिफाइन किया और इस सिस्टम को बोला एक ओपन सिस्टम है। ओके, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है या नहीं है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके। इसको आपने इनपुट दे दिया और लेट्स टेक द इनपुट इन एस डोमेन इटसेल्फ। हम टेकिंग आर एस, आर ऑफ एस बोलते हैं इसको। दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ एस। अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि सर दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ दो टाइप के सिस्टम हमने आपको बताए हैं। नंबर एक ओपन सिस्टम और दूसरा बताइए जल्दी। सबसे पहला ओपन सिस्टम हो गया सर, और दूसरा हो गया क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्या हो गया जी? क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो दोनों का अपना अपना ट्रांसफर फंक्शन होगा। यस, दोनों का अपना अपना ट्रांसफर फंक्शन होगा। इफ दिस इज द ओपन सिस्टम, दिस कंप्लीटली ओपन सिस्टम, कोई भी फीडबैक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया सर? इसका ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द जीएस इटसेल्फ। Yes or no? लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, आई मीन क्लोज लूप सिस्टम यदि आपके पास है, तो क्या होगा उसमें? एक तो फॉरवर्ड पाथ गेन होगा, दैट इज द जी ऑफ एस, या मैं ये कह सकता हूँ जो भी फॉरवर्ड पाथ में सिस्टम पड़ेगा उसका ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस है। इससे आउटपुट लेंगे अपन, बिल्कुल लेंगे, शिद्दत से लेंगे, दैट इज सी ऑफ एस। यहाँ पे एक फीडबैक एलिमेंट होगा, यानी कि फीडबैक जैसे सेंसर आउटपुट को मेजर कर रहा है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे जाएगा ये। यस और नो? चलो यहाँ पे चला गया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, इसमें इनपुट में फेड हो रहा है तो एक समर लगेगा जो कि यहाँ से आने वाले सिग्नल को प्लस या माइनस जो भी करना है करेगा। यहाँ आपने इनपुट दे दिया, लेट्स टेक द आर एस। ठीक है, फीडबैक जो भी दिया यहाँ तो आप या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। यस और नो? इफ माइनस किया तो दिस फीडबैक इज नथिंग बट द नेगेटिव फीडबैक वी कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये टर्म नेगेटिव फीडबैक। आप इसे एनालॉग में भी देखते हो या नहीं? नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। यदि ये पॉजिटिव है तो दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव फीडबैक। कहाँ होगा नेगेटिव फीडबैक? यूज डिस्कशन करेंगे। कहाँ पॉजिटिव होगा? डिस्कशन करेंगे। बट द ओवरऑल सिस्टम ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, ये ओपन सिस्टम है, ये कौन सा? क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज्ड लूप सिस्टम, फॉरवर्ड पाथ होगा, ये फीडबैक होगा, आउटपुट को इसमें फीड कर दोगे ना। यदि कोई आपसे बोले व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, तो सिस्टम के अंदर कुछ भी हो आपको उससे क्या लेना देना। इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो आपको दिख रहा है, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं जी, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस, यानी कि क्या है आउटपुट उसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय आर ऑफ एस। यस और नो? नाउ क्या शर्त रखते हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए कि इनिशियल कंडीशंस जो होती हैं वो जीरो होनी चाहिए। कोई सा भी सिस्टम लो आप, इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए। सर क्यों जीरो होना चाहिए? अरे प्यारे बच्चे देख, मान लो एक सिस्टम बनाता हूं मैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेता हूं। चलिए, ये है रेजिस्टेंस इस सर्किट में, ये है कैपेसिटर। ओके, और ये लीजिए कैपेसिटर क्या करो, आउटपुट वोल्टेज लेट्स टेक वी नॉट, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को मेजर करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं कि उसमें वी आई टी इज द इनपुट और आउटपुट इज वी नॉट टी, है ना। अब ये देखो टाइम डोमेन में ये सिस्टम है या नहीं है? बिल्कुल है। अब मान लो ये जो है पर्टिकुलर हिस्सा, ये इसका सिस्टम बन गया कि नहीं? दिस इज आर एंड दिस इज कैपेसिटर सी। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए और इस आउटपुट के लिए, ये भाई साहब जो है दिस इज सिस्टम और नॉट? टेल मी, सिस्टम और नॉट? नाउ इस सिस्टम को क्या हम इस डोमेन में कन्वर्ट करके ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए इस पूरे सिस्टम को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लैप्लास में लेके जाना पड़ेगा। ओके, चलिए लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, आपके रिकमेंडेशन पे। चलिए, दिस इज नथिंग बट द आर। आर को जब लैप्लास में ले जाते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्म आर ही होता है। कैपेसिटर का क्या होता है? 1/CS होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। वी नॉट टी, अब इसको हम वी नॉट एस लिखेंगे बिकॉज इस डोमेन में है ये। दिस इज नथिंग बट VIS इनपुट। यस और नो? अब मान लो आउटपुट निकालना हो तो क्या होगा? जरा आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल लगाओगे सर। V0S इज इक्वल टू यहाँ का दिस इज नथिंग बट द इम्पिडेंस C ऑफ S मल्टीप्लाई विथ इनपुट VI ऑफ S डिवाइड बाय बोलोगे R प्लस 1/C ऑफ S। यस और नो? अब देखो जरा,
वी नॉट एस, और यदि इस वी आई एस इनपुट जो है उसको यदि यहाँ नीचे ले आऊं तो क्या बचेगा? आप मुझे कोई बताएगा? सी एस ऊपर चला जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर सी एस प्लस वन, आर सी एस प्लस वन। यस, सो अब आप बताओ ये जो सिस्टम दिख रहा है इसका ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं हुआ क्या? ट्रांसफर फंक्शन हुआ, देख लो ना यार भैया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इन द एस डोमेन इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन, एंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटर है वो क्या हो गया? 1/RCS। गॉट द पॉइंट ना? अब यहां से ट्विस्ट क्रिएट करता हूं मैं। ट्रांसफर फंक्शन को हमने बोला कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट, आउटपुट जो भी हो वो एस डोमेन में होना, इनपुट जो है वो एस डोमेन में होना है। क्या एस डोमेन में है? लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट एग्जामिनेशन में, सिर्फ इस पे, किस पे कि भैया व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन जीरो। अब इनिशियल कंडीशन जीरो क्यों करते हैं? देखो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी अपनी प्रीवियस कंडीशन को स्टोर करके रख सकता है। तो किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को यदि डिफाइन करोगे तो उसने पहले क्या उसके पास है उससे तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए ना, सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा ना आपको। किसी भी सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसको रीसेट तो करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चे। रीसेट इज नथिंग बट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। उसके पास पुराना जो भी धन है उसको खत्म करो ना, उसको अभी डिफाइन करो, एट द मोमेंट डिफाइन करो। हिंदुस्तान में पास्ट में जो हुआ छोड़ दो, 1947 के बाद संविधान ने सब रीसेट कर दिया। अब आगे का देश संविधान से चलेगा, पीछे का देश जैसे चला जो है कहानी है अलग है कहानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ओके ओके, तो अब सर मुद्दा ये है कि ये सिस्टम है आपका क्लोज लूप सिस्टम, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? सर सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। चलो तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए भी आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो जो कि क्या होता है? जी ऑफ एस, यहाँ पे एच ऑफ एस और फीडबैक सर्किट सारी कहानी, तो वो क्या आता है? वो आता है जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप सिस्टम। सो इसे हम CLTF भी बोलते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इतनी बात क्लियर है आपको? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, आपके सामने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात आ जाए और जो सिस्टम, जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक मॉडल हमने देखा एंड दैट इज दिस, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी ऑफ एस 1 प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस। ये प्लस कब होगा? जब नेगेटिव फीडबैक है। जब पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे माइनस आएगा। नेगेटिव फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है, हम फुल लेक्चर्स में डिस्कशन किए हैं कि एम्पलीफायर के केस में नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। इन जनरल नेगेटिव फीडबैक आपके काम का है, पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स में हम यूज करते हैं, वो आपके काम का नहीं है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इतनी बात समझ में आ गई, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, क्या बोला है समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज में डिफाइन करता हूँ, वो करता हूं मैं OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये एक और ऐसी टर्म है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूज में होती है और कंफ्यूजन होता रहता है आपको। एक सिस्टम ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए जरा। जी ऑफ एस ओनली एक फॉरवर्ड पाथ सिस्टम ले लिया मैंने, दिस इज नथिंग बट आउटपुट। यहां से लेंगे, इसको हम क्या देंगे? इनपुट देंगे, इनपुट देंगे। ये कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? इसका ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस। क्या है भैया? जी ऑफ एस। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं, दिस इज नॉट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक्चुअली दिस इज द कंप्लीटली, ये जो कहानी है ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को आप ऐसे बोलते हैं कि ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, बट नॉट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक अलग ही कहानी है जो अलग ही तरीके से बताई गई है। और वो क्या बताई गई है कि जैसे कि एक क्लोज लूप सिस्टम है आपके पास, ये लीजिए, दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ एस, इनपुट में आर ऑफ एस है, समर लगेगा, यहाँ से फीडबैक लेके आएंगे, नेगेटिव फीडबैक मान लिया मैंने, एच ऑफ एस लीजिए और कहानी देश। तो ये जो है ना, इस लूप को कर देना है ओपन। सो इस लूप को यदि ओपन कर दूं तो उस टाइम पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ट्रांसफर फंक्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो कहानी है ना, उसे ट्रांसफर फंक्शन बोल दिया गया और उसको बोला ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी किसके लिए डिफाइंड है? क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए, क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए। क्लोज्ड लूप यदि सिस्टम है आपका, तो क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए दो कहानी आपने देख ली सर, एक होता है CLTF और एक होता है OLTF। OLTF क्या होता है समझ गए, क्लोज्ड लूप सिस्टम का, और CLTF क्या होता है, ये दोनों कहानी आपके लिए कंप्लीट है। क्यों क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं सर फुल कोर्स में कर चुके हैं सर, कंट्रोल सिस्टम के फुल कोर्स में कर चुके हैं, जो कि Gcentric पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ओके, आइए जरा क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बेहतरीन कहानी आती है। अगेन मैं सिस्टम बनाता हूं, G ऑफ S, दिस इज नथिंग बट आउटपुट C ऑफ S, समर लगेगा भैया, यहाँ पे इनपुट R ऑफ S देंगे। अब फीडबैक नेगेटिव लेंगे, लेकिन फीडबैक एलिमेंट अब 1 है, यानी कि इसका गेन जो है ना 1 है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, लिख लीजिए जल्दी से, इसको बोलते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम। दिस इज नथिंग बट द यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या कि H ऑफ S की वैल्यू क्या हो गई भैया? 1। H ऑफ S की वैल्यू 1 हो गई। अब यदि इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात होती, यानी कि जो कि होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो वो होता G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि होता, तो अब वो होता G ऑफ S गुणा H ऑफ S दैट इज 1 इज इक्वल टू G ऑफ S। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम यदि है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसके फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होता है। तो यहां से कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों को कि ओपन सिस्टम जो होता है G ऑफ S इज OLTF। नो, नॉट द G ऑफ S इज OLTF। G of S multiply with H of S is the open loop transfer function। इतनी कहानी याद रहेगी ना? ओके जी, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ क्या मैं? CLTF इज इक्वल टू G of S क्या है भाई? यहाँ से OLTF है, OLTF डिवाइड बाई 1 प्लस OLTF। वाह, एक रिलेशन क्रिएट कर दिया आपने, तो मौज कर दी बेटा जी। लेकिन ये पूरी कहानी जो है वो यूनिटी फीडबैक के लिए है भैया, सिर्फ और सिर्फ यूनिटी फीडबैक यदि सिस्टम में है उसके लिए ये क्या है? एप्लीकेबल। यदि यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है तो ये कहानी मौज में नहीं आएगी। इतनी कहानी क्लियर है ना आपको? ठीक है। आपके पास सपोज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान से देखते जाइए। आपके पास में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है जो कि क्या है? G ऑफ S 1 प्लस G ऑफ S, और कहानी यह है कि H ऑफ S की वैल्यू 1 है, यानी कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम से डायरेक्ट OLTF बनाना है तो कुछ मत करिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखिए 1 प्लस G ऑफ S, बस यहाँ G ऑफ S कर दीजिए, ये गेट कैंसल, तो बचेगा क्या आपके पास? G ऑफ S। तो G ऑफ S ही तो क्या है आपके पास सर? G ऑफ S इज वही OLTF है। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं? ओके, चलिए आ जाइए। आपने देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सर वो होता है C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S। इतनी कहानी क्लियर है, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन को जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें। आप क्या देखेंगे इंजीनियर साहब? आप ये देखेंगे कि सर इसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में भी इक्वेशन क्रिएट हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी इक्वेशन क्रिएट हो सकती है। तो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है भैया। न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है ना। यदि न्यूमरेटर की इक्वेशन बना लिया आपने, न्यूमरेटर जो है उसकी इक्वेशन बना लिया, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर उससे ज्यादा इक्वेशन है, सिंगल रूट है, जो भी है, उसको यदि 0 से इक्वेट कर दोगे तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसे 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द सिस्टम। और यदि डिनोमिनेटर की, आप डिनोमिनेटर ले लीजिए, उसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वो जो रूट्स आएंगे उन्हें हम पोल्स बोलते हैं, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है। तो इसका मतलब क्या कि ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, उसका जो तरीका है, उसका जो माहौल है, ऊपर की इक्वेशन फंक्शन ऑफ जीरोस कह लीजिए और नीचे की इक्वेशन फंक्शन ऑफ पोल्स कह लीजिए। यानी कि फुल जो है, नहीं फुल नहीं, ट्रांसफर फंक्शन जो है वो पोल्स एंड जीरोस का कॉम्बो पैक है।
जिसमें पोल्स भी रहेंगे और जीरोस भी रहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। लेट्स कम टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है 1 प्लस एस टाउ 1, 1 प्लस एस टाउ 2 प्लस सो ऑन, ढेर सारा जितना आपको लेना ले लीजिए, डिवाइड में 1 प्लस एस टाउ ए, 1 प्लस एस टाउ बी प्लस नॉट द प्लस, क्या मैं कर रहा हूँ भैया, ये प्लस यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है प्लस, प्लस तो अंदर है जी, एंड सो ऑन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि पोल्स और जीरोस, ये सारे जो है ना वो जीरोस हैं। कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। ये जो सारे जो है ना वो पोल्स हैं प्यारे बच्चे। यदि 1 प्लस ऊपर वाले को 0 से इक्वेट करता हूँ, s प्लस टाउ 1 इक्वल टू 0, बहुत सारे रूट आ जाएंगे, 1 प्लस एस टाउ 2 इक्वल टू 0, सारे रूट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन टाउ 1, ठीक है। दूसरे s की वैल्यू होती तो -1 अपॉन टाउ 2 हो जाती, टाउ 2 हो जाती। यस और नो, इतनी कहानी क्लियर है। यदि आप नीचे आते 1 प्लस एस टाउ ए इक्वल टू 0 करते तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाती माइनस दिस बाई, ओ यार बार बार एक जैसी मिस्टेक कर रहा हूँ जी, ओके, एस इज इक्वल टू -1 अपॉन टाउ बी आ जाते है ना। तो ये जो कहानियां है ना, ये जो कहानियां हैं, दिस कहानीज जीरोस हैं। ये जो कहानी है, ये दोनों टर्म्स जो हो गई, इन्हें पोल्स ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पोल्स ऑफ द सिस्टम। इतनी कहानी आपको क्लियर है क्या, आप बताइए मुझे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन पोल्स और जीरोस के फॉर्म में है। जीरोस क्या होते हैं भाई, जीरोस वैसे वो पॉइंट्स होते हैं, जीरोस वैसे वो पॉइंट होते हैं जिसकी वैल्यू यदि सिस्टम में रख दिया जाए तो सिस्टम की वैल्यू 0 बन जाती है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाती है। देखो एस की जगह -1 बाई टाउ रख दो, इसकी जगह -1 बाई टाउ रख दो, टाउ 1 रख दो, टाउ 1 गेट कैंसल, 1 -1 इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरोस होती है। जीरोस जो है ना वो कहानी है जिस पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0, सारे वो पॉइंट जिस पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वो जीरोस को कहलाते हैं। पोल्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। पोल्स कोई सा भी इसमें से इसमें रख लो तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सो पोल्स एंड जीरोस के टर्म में हमने इसे डिफाइन कर दिया। इतनी चीज क्लियर है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भैया, ये पोल्स और जीरोस। ये पूरे सिस्टम के कच्चे चिट्ठे को बता सकते हैं, पूरे ट्रांसफर फंक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने किसी का मोबाइल हाथ में लग जाए और वो भी ओपन मोबाइल, तो आप उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यस और नो। सिमिलरली किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में यदि पोल्स और जीरोस की जानकारी आपको है तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आप देख सकते हैं। सर ट्रांसफर फंक्शन में क्या कच्चा चिट्ठा, देखो ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम को डिफाइन करता है। यस और नो। सिस्टम कोई सा भी सिस्टम, फिजिकल सिस्टम होगा, पक्की बात है। पंखा है, मान लो पंखा है, पंखे को आप इनपुट दे रहे हैं जी, वो आपको आउटपुट दे रहा है जी। तो इस पंखे का अपना एक ट्रांसफर फंक्शन है ना, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन है जो डिफाइन कर रही है कैसे वो इनपुट ले रहा है, कैसे आउटपुट दे रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है। तो सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइन करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम जो है ना वो ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड होता है। ट्रांसफर फंक्शन खुद फंक्शन ऑफ जीरो एंड फंक्शन ऑफ पोल्स है। तो यदि पोल और जीरो की जानकारी है आपके पास तो इस ट्रांसफर फंक्शन के बारे में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। यस और नो। पोल्स यदि हैं आपके पास, सिग्निफिकेंस ऑफ पोल क्या है, पोल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया पोल्स। पोल्स क्या करेगा बताता हूँ, उससे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो इधर मैं आपके सामने 3 फंक्शंस ले रहा हूँ, सिस्टम ले रहा हूँ, समझ लीजिए e⁻⁻3t, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल के लिए u ऑफ t में लिख दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू e⁻3t। यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए मतलब t ग्रेटर देन 0 रखने के लिए इसमें ut है ना, t इक्वल टू 0 नहीं, t ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने ut यानी कि डायरेक्शनल, ये 0 से इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और फंक्शन मैं ले लेता हूँ आपके पास ft इज इक्वल टू sin ω0t। 3 फंक्शन मैंने ले लिए। ध्यान से देखिए, पोल्स का महत्व मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके, मान लो इसका आप ग्राफ देखना चाहो, प्लॉट देखना चाहो इसका, तो वो कैसे बनेगा। e⁻⁻3t इज द फंक्शन। यदि आप इसको 0 पे, f ऑफ 0 पे यदि निकालना चाहोगे तो e⁻0 इज नथिंग बट 1। इसको यदि इनफाइनाइट पे निकालना चाहोगे आप तो e⁻∞ इज नथिंग बट 0। तो ये t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ये श्योरिटी आपको आ गई।
टी इक्वल टू इन्फाइनाइट में, सपोज इन्फाइनाइट यहाँ है, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी कि वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये 0 जाएगा, तो इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। आप मुझे बताइए सॉरी, ये बाउंडेड कर्व है या अनबाउंडेड है? सर बाउंडेड कर्व है। बाउंडेड कर्व क्या शो करता है कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल सिस्टम को शो करता है। स्टेबल सिस्टम कर्व जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, इस पे आप जो भी इनपुट दोगे वो बाउंडेड आउटपुट देगा आपको। स्टेबल सिस्टम है, यदि स्टेबल इनपुट दिया हाँ तो स्टेबल आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद एक बाउंडेड, सिस्टम खुद को कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा। आप जिस रूम में है ना वो कन्वर्जिंग है, इतनी ही सीमा है, बंद रूम है, बाउंडेड है, लेकिन आसमान अनबाउंडेड है। यू गॉट द पॉइंट ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब यदि इसकी बात करता, इसके ग्राफ ड्रॉ करने की बात करता, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाता बच्चा? e to the power 3t is the function f of 0 is equal to 1, f of infinite is equal to infinite, या पता नहीं क्या, तो दिस इज कहानी क्या हो जाएगी? दिस इज कहानी दिस हो जाएगी। ये तो अनबाउंडेड सिस्टम है सर। ये कौन सा है? अनबाउंडेड सिस्टम। अनबाउंडेड सिस्टम मतलब अनस्टेबल सिस्टम। जिस सिस्टम का ही अता पता नहीं है वो कैसे किसी इनपुट को झेलेगा? यस और नो? लेट्स कम ओवर हियर। एफ ऑफ टी, यदि इसके ग्राफ की बात करूं, इसके कर्व की बात करूं, तो वो कैसा बन जाएगा? वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन बन जाएगा। ये लीजिए सर, दिस इज नथिंग बट द साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, तो ये फंक्शन जो कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन कर रहा है, कंटिन्यूस ऑसिलेशन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये अनस्टेबल भी नहीं बोलते, अपना स्टेबल भी नहीं बोलते, अनस्टेबल भी नहीं बोलते, इसको हम बीच का बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। समझ में आया इतना बात? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। अब देखो, पोल्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखना जरा, मैं समझाने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से गौर से समझना। इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिया है, यदि इस फंक्शन को एस डोमेन में आप देखते हैं तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाता? 1/s+3 हो जाता है। क्या 1/s+3 हो जाता? यू नो वेरी वेल। यदि इसको देख रहे होते तो एफ ऑफ एस क्या हो जाता? एफ ऑफ एस हो जाता 1/s-3। यदि इसको देख रहे होते तो एफ ऑफ एस हो जाता ओमेगा नॉट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओके, कम ओवर हियर। इन तीनों को एक जगह सम अप कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये हम एस प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम एस प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। -3, वेयर इज द -3? ये -3, ठीक है। +3, वेयर इज? ये मान लो इसको 0 के इक्वल कर दो तो एस इक्वल टू +3 आता। इसका पोल कहाँ है? 3 पे है। इसका पोल कहाँ है? -3 पे है। पोल है ना डिनोमिनेटर में। ओके, एक है ये 3, ये सेकंड सिस्टम, ये जो सेकंड सिस्टम है इसको शो कर रहा है, ये आपके फर्स्ट सिस्टम को शो कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट 3? ओमेगा की वैल्यू मान लो √3 आ गई, ओमेगा की वैल्यू √3 आ गई, तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे? +-j√3 आ जाएंगे। तो ये है +√3j और ये है -√3j। आ गई बात? ये कौन से सिस्टम को शो कर रहा है? ये आपके थर्ड वाले सिस्टम को शो कर रहा है, ये वाला थर्ड सिस्टम को शो कर रहा है, ये थर्ड सिस्टम। ये सारे क्या हैं? पोल्स हैं, पोल्स हैं, पोल्स हैं। अब देखो, जो सिस्टम स्टेबल था, जो सिस्टम स्टेबल था, उसके पोल कहाँ है? इधर। दिस इज नथिंग बट द LHS ऑफ एस प्लेन। LHS ऑफ एस प्लेन। यदि LHS कोई सा भी फंक्शन है, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए, उसका ट्रांसफर फंक्शन में उसके पोल्स देखिए, यदि पोल्स जो है वो LHS में है तो सिस्टम पक्का 100% स्टेबल होगा जी, स्टेबल होगा। मान लो किसी सिस्टम में 6 पोल है, 6 के 6 पोल इधर होने चाहिए, 5 इधर है और 1 भी उधर चला गया, सिस्टम अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल सिस्टम, देखो अनस्टेबल सिस्टम के लिए इसमें RHS एस प्लेन के RHS में आया क्या? आपका पोल आया। तो एक भी पोल यदि RHS में हो, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल स्टेबल के लिए जो पोल्स हैं वो कहाँ आए? इमेजिनरी एक्सिस पे आए, इमेजिनरी एक्सिस पे आए। तो यदि पोल्स इमेजिनरी हो तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है। पोल्स यदि LHS में हो, सिस्टम स्टेबल होता है। कोई एक भी पोल यदि RHS में हो, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? और बहुत सारे बंदों के डाउट होता है कि सर यदि पोल कॉम्प्लेक्स हो और नेगेटिव रियल में हो, मान लो ऐसे हो, तो ये स्टेबल सिस्टम होगा भाई। स्टेबल सिस्टम ये ऑसिलेशन करेगा बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट्स, ऑसिलेशन करेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस LHS पार्ट
ये कन्वर्ज कर जाएगा। मान लो कुछ ऐसा होगा, सिस्टम का आउटपुट बिहेवियर ऐसा होगा कि वो करेगा, ऑसिलेशन करेगा, बट एट द एंड कन्वर्ज कर जाएगा। प्योर पोल यदि यहाँ रहते, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पे, तो फिर वो कभी भी खुद को कन्वर्ज नहीं करेगा, वो ऐसा ही चलता रहेगा। इधर आ गया यदि कॉम्प्लेक्स इधर आ गया तो इधर हो जाएगी कहानी ऐसी। लेकिन मान लो यही कॉम्प्लेक्स इधर आ जाए तो कहानी क्या हो जाएगी ग्राफ की, ये बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी ये डाइवर्ज करेगा खुद को, ये डाइवर्ज करेगा अनस्टेबल सिस्टम। समझ में आया इंजीनियर साहब? मजा आ रहा है? कर दोगे एग्जामिनेशन में अच्छे से? मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हारना नहीं है, हराना है। आगे बढ़े। ओके, देख लिया हमने, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेबिलिटी, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ पोल देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पोल्स यदि आपकी जानकारी है, पोल्स के बारे में यदि आपकी जानकारी है, तो आप क्या पता कर सकते हो? नंबर एक बात, सर स्टेबिलिटी कंक्लूड कर सकते हो क्या? स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो क्या? आपका आंसर होगा यस, है ना। स्टेबिलिटी मैंने बता ही दिया है, 3 टाइप के सिस्टम है स्टेबिलिटी में। मतलब स्टेबिलिटी कैसे कंक्लूड कर सकते हो? आप ऐसा कर सकते हो कि यदि LHS में यदि आपका पोल है, LHS में यदि पोल है तो सिस्टम क्या है भैया? स्टेबल है। RHS में एक भी पोल चला गया, एक भी पोल यदि RHS में है, एक भी, तो सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ठीक है। यदि पोल्स जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी पोल्स हैं यदि आपके पास, तो क्या हो जाएगा भैया? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको ले जाता हूं अपने पुराने कच्चे चिट्ठों पे। हमने ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया था। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया, वो ये रहा। इस ट्रांसफर फंक्शन में जरा ध्यान से देखो, ये इसके पोल की यदि मैं बात करूं तो पोल क्या हो जाएगा? S बताओ, -1/RC, दिस इज नथिंग बट द पोल। ये माइनस है, माइनस किधर आएगा? LHS में। ये एक स्टेबल सिस्टम है, ये एक स्टेबल सिस्टम है। अब देखो, RC नेटवर्क है ये। RC नेटवर्क में ये जो RC है ना, इसको हम बोलते हैं टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। सो इसको आपने देखा होगा 1 + S टाउ के फॉर्मेट में भी ये रहता है ना। RC नेटवर्क है तो टाउ इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। तो अब इसी की चर्चा करेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या है। खैर, अभी फिलहाल में एक बात देखिए, इसमें पोल कितने हैं? मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर एक ही पोल है इसमें पोल कितना है? 1। तो पोल आपको क्या क्या जानकारी दे रहा है? एक तो स्टेबिलिटी की जानकारी दे दी, पोल आपको इसके ऑर्डर की भी जानकारी दे रहा है कि सर इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट टर्म ऑफ एस इज द ऑर्डर। टाइप की जानकारी भी पोल से मिलती है। टाइप क्या होता है बेटा? टाइप ये होता है कि जो भी पोल ओरिजिन पे रहे, जितने भी पोल ओरिजिन पे रहे, उन्हें हम सिस्टम का टाइप कहते हैं। पोल्स का जो ऑर्डर है वो आपको ये भी बता देता है कि कितने मेमोरी एलिमेंट है। जैसे कि एक मेमोरी एलिमेंट है तो ऑर्डर भी 1 आया। पोल्स से बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं जी, बहुत सारी चीजें आपको पोल्स से पता चल जाती हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या चर्चा कर ली थी? टाइम कॉन्स्टेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब दिस इज नथिंग बट द टाइम कॉन्स्टेंट। आपको अच्छे से पढ़ाया मैंने, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया है कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या है। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट को मैथमेटिकली लिख देता हूं मैं। वैसे तो कोई सा भी सिस्टम है, मान लो आपका आउटपुट सिस्टम पंखे का उदाहरण दे देता हूं। आपके रूम में फैन है, 4 की स्पीड से आपने उसको तय कर दिया है, अभी वो 0 है, डेड है। जैसे ही आपने इनपुट दिया और दिस इज नथिंग बट द समय गुजरा, उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या एकदम से वो 4 में घूमने लग जाएगा क्या? ना 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 ना, धीरे 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 बढ़ेगा और आफ्टर सम टाइम वो क्या कर लेगा? खुद को 4 पे स्टेबल कर लेगा, है ना। तो ये दिस कहानी इज नथिंग बट द सिस्टम की रेज हो रहा है। सिस्टम जो हो रहा है दिस इज नथिंग बट द रेज हो रहा है। और रेज होने के बाद ये जो है कहानी, ये इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट में आ गया सिस्टम। ये ट्रांजिएंट में है और ये स्टेडी स्टेट में है। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलते हैं कि सिस्टम के आउटपुट को 63% तकरीबन 63% रेज होने में जितना वक्त लगता है उसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा था 1/s टाउ प्लस 1, देखा था या नहीं देखा था ना। अब मैथमेटिकली क्या बोल रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन को? ट्रांसफर फंक्शन जो है वो
रेसिप्रोकल, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, नेगेटिव रियल रूट ऑफ द फंक्शन, रियल रूट, नेगेटिव रियल रूट, ठीक है। जैसे कि यहां से नेगेटिव रियल रूट मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है 10s+2, s+2, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका टाउ क्या होगा, नेगेटिव रियल रूट है क्या इसमें, यस, s+2 = 0, s = -2, इसका रेसिप्रोकल और उसका मैग्नीट्यूड, तो 1/2 इज द टाइम कॉन्स्टेंट, 1/2 इज द टाइम कॉन्स्टेंट। अरे यहाँ पे आप देख लो, सीधी सी बात है, यदि s टाउ को कहाँ से आया, यहीं से आया, s टाउ + 1 = 0 कर दो, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आई, s की वैल्यू क्या आई बोलोगे, -1/टाउ। ये टाउ जो है ना टाइम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, टाइम द टाइम कांस्टेंट, गॉट द पॉइंट ना। इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, मान लो टाइम कांस्टेंट की बात करते तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाए तो -1/s, s इज द रूट, ये रूट है आपका, s = दिस, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्लियर है ना कहानी। ओके, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड दैट इज द डीसी गेन, जिसमें आप सभी को कंफ्यूजन होता है, आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे, उसके बाद सेशन को बाइंड करेंगे और हम एंटर कर जाएंगे किस में, हम एंटर कर जाएंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम में। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द डीसी गेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप में से बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। देखो जरा ध्यान से देखो, एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया मैंने, एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली मैंने 10s+1 s+2, ये मैंने ले ली। मैं आपसे पूछूं कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं, -1 -2, सिस्टम स्टेबल होगा। ओके, होगा ना। ओके, चलिए डीसी गेन क्या बोलता, किसी सिस्टम का डीसी गेन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डीसी गेन के लिए s = 0 पुट कर दो सिस्टम में और कहानी खत्म करो। तो ट्रांसफर फंक्शन में s = यदि 0 पुट कर दोगे तो इसका डीसी गेन हो जाएगा 10 डिवाइड बाय यहाँ 0+1, 0+1, यहाँ 0+2, सो दिस इज नथिंग बट 5 इज द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। 5 क्या है भैया, डीसी गेन। जो भी सिस्टम है उसमें s = 0। अब आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हो, देखो डीसी मतलब, डीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी = 0, यस और नो। अरे डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी होती है क्या, नहीं होती ना, फ्रीक्वेंसी 0। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 0, एस = होता है ना j ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0, तो इसलिए एस भी 0 हो जाता है, इसलिए एस की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दे। बट फाइनल वैल्यू थ्योरम में फॉर्मूला देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं, मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम में भी आपको समझाऊंगा। बट अब एक अल्टीमेट डीसी गेन की, एक अल्टीमेट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, डीसी गेन को अल्टीमेट तरीके से समझते हैं। ये तो हो गया कि क्या पुट करना है और क्या करना है। देखो डीसी गेन होता क्या, डीसी गेन होता है किसी भी सिस्टम का स्टेडी स्टेट गेन। क्या होता है जी, स्टेडी स्टेट गेन। क्या स्टेडी स्टेट क्या होता है जी, स्टेडी स्टेट होता है कि उसकी फाइनल वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू एट t = इनफाइनाइट, t = इनफाइनाइट। जैसे पंखे का मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये पंखे की स्टेडी स्टेट वैल्यू है। आपने पंखे को चालू किया, पंखा चालू हो गया, 2 3 10 सेकंड बाद 4 की स्पीड से घूम रहा है, आप बाहर घूम के आ गए, 30 मिनट बाद भी आप आए, 4 की स्पीड से घूम रहा है, तो वो उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गई। क्या हो गई, स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी मतलब कॉन्स्टेंट स्टेट, जहां पे वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखना राजा बेटा, और वो क्या देखना है, हाँ मैं वो क्या बोला, डीसी गेन इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम, स्टेडी स्टेट गेन। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है, ध्यान रखिए, विदाउट दिस कंडीशन कहानी गड़बड़ हो जाएगी। स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम तो निकालेंगे, बट द कंडीशन इज इनपुट जो होना चाहिए वो यूनिट स्टेप होना चाहिए, यूनिट स्टेप इनपुट होना चाहिए। यदि उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूनिट स्टेप दिया, उसका स्टेडी स्टेट गेन आप निकालोगे तो वो डीसी गेन कहलाएगा। इट्स लाइक ये कि आपके पास एक सिस्टम है जी, ये सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन है इसका, आपसे आके कोई बोल दे इसका डीसी गेन कितना जी, इसका डीसी गेन कितना है, ये आपसे बोल दे, आप क्या करोगे, रुको जरा, आप इसको यूनिट स्टेप दोगे 1/s, यहां से इसका आउटपुट निकाल लोगे, इसका आउटपुट निकाल लोगे, उस आउटपुट की जो वैल्यू है
उस आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, डीसी गेन, डीसी गेन। लेकिन उस आउटपुट का क्या, उस आउटपुट का मैग्नीट्यूड, उस आउटपुट का क्या, मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में। अब ये चीज मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम जब करवाऊंगा ना तो वहां आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे आउटपुट और कैसे निकालेंगे डीसी गेन, है ना। ये पूरी कहानी करने की बजाय डायरेक्टली क्या करेंगे, कोई सा भी सिस्टम रहेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, विल गेट द डीसी गेन। समझ में आया कि अब कहाँ मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू डिस्कस कर रहे होंगे। ओके बाय बाय।